नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स करेंगे वो हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में। उसके बाद डेट मैनेजमेंट ऑफिस। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग के बारे में जानेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, मार्जिन ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एमएसएस, बेस रेट क्या है और एमसीएलआर। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी और लास्ट में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Reserve Bank of India was established in 1935 on the recommendation of Hilton Young Commission। और जो हेडक्वार्टर्स हैं आरबीआई के वो है मुंबई के अंदर। अब देखते हैं रोल्स क्या आरबीआई के। तो आरबीआई इज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई का पहला रोल क्या है, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अकाउंट्स होते हैं आरबीआई में, और साथ साथ कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई लोन भी प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई इज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स। ऑल्सो आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आरबीआई बैंकर किन किन के लिए है, कमर्शियल बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स की भी काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आरबीआई के थ्रू होती हैं। ठीक है। और दूसरा, आरबीआई गवर्नमेंट्स को भी लोन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। इसलिए आरबीआई के दो जो इंपॉर्टेंट रोल है वो ये हैं कि इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल्सो बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। उसके बाद है आरबीआई कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिजिकल पॉलिसी कौन कंडक्ट करता है, गवर्नमेंट, यानी कि थ्रू फिनेंस मिनिस्ट्री। ऐसे याद करना है आपको, एफ से फिनेंस मिनिस्ट्री, एफ से फिजिकल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री के अंदर कौन कंडक्ट करता है, सेंट्रल बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली इन पॉलिसी के थ्रू मनी सप्लाई का इंक्रीज या डिक्रीज वेरी होता है इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद है करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। आरबीआई का अगला रोल है, आरबीआई एक्ट्स एज ए करेंसी इशूइंग अथॉरिटी। तो इंडिया में ₹1 के नोट को छोड़ के, यानी कि ₹1 का नोट, वो कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है। उसको छोड़ के बाकी जो भी पैसा है, जो भी नोट है, वो नोट कौन प्रिंट करता है, वो आरबीआई। तो आरबीआई हैज़ द सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स। तो आरबीआई के पास सोल राइट है करेंसी नोट्स को इशू करने का, केवल एक नोट को छोड़ के, ₹1 के नोट को छोड़ के, एक्सेप्ट ₹1 नोट विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला रोल है आरबीआई का कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। हम आगे देखें कैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को वेरी करके आरबीआई इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है। एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है आरबीआई। फंक्शंस एज अ नेशनल क्लियरिंग हाउस, इनेबल्स बैंक्स टू सेटल देयर ट्रांजेक्शन अमंग वेरियस बैंक्स। अब आरबीआई एक्ट्स एज अ नेशनल क्लियरिंग हाउस। नेशनल क्लियरिंग हाउस में क्या होता है, मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, और आपको किसी से पेमेंट मिली है चेक के फॉर्म में। तो वो उन्होंने आपको चेक दिया आईसीआईसी बैंक का, आपने अपने बैंक में चेक लगाया, ठीक है, तो आपको पैसा तो मिल जाएगा आपके अकाउंट में, लेकिन वो पैसा कटेगा कहाँ से, आईसीआईसी बैंक से कटेगा। ठीक है। तो ऐसे जो बैंक्स के एक दूसरे के ऊपर क्लेम्स होते हैं, म्यूचुअल क्लेम्स होते हैं, इनको जो सेटलमेंट होती है चेक्स की या बाकी और भी कोई इनकी जो पेमेंट्स आपस में एक दूसरे की होती है ड्यू, ठीक है, वो डे टू डे बेसिस पे नेशनल क्लियरिंग हाउस में होती है। और आरबीआई है ना, वो नेशनल क्लियरिंग हाउस की तरह एक्ट करता है, जो इनकी म्यूचुअल क्लेम्स है एक दूसरे के बैंक्स के, ठीक है, वो सेटल कराता है आरबीआई। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स। इंडिया में जो फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन कौन है, अगर स्टेटमेंट आती है तो वो आरबीआई है आपका। सुपरवाइजरी फंक्शन है आरबीआई का रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन ऑफ बैंक्स एक्सेट्रा। तो जैसे कि बैंक्स हैं उनको लाइसेंस देना, ठीक है, उनकी ब्रांच एक्सपेंड कराना, ये सब परमिशन कहाँ से होती है, आरबीआई के थ्रू होती है। उसके बाद आरबीआई का एक और मेन फंक्शन या रोल है कि आरबीआई इंडिया में बैंकिंग को प्रमोट करता है। ठीक है। जैसे कि बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स के थ्रू, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं, ये बैंक्स के एजेंट होते हैं जो फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों के घर, डोर स्टेप पे जाके, उनके घर पे जाके। ठीक है। तो लोगों को बैंक में आने की जरूरत नहीं है, ये लोग बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट खुद उनके घर जाएंगे, उनको अगर पैसे डिपॉजिट करने हैं या निकालने हैं या कोई भी और अदर फिनेंशियल सर्विस उनको घर पे जाके देते हैं। तो इससे क्या हुआ, बैंकिंग प्रमोट हो रही है। दूसरा, आरबीआई जो स्पेशलाइज फाइनेंशियल एजेंसीज, ऐसी एजेंसी जो स्पेशल मतलब कि फिनेंस
प्रोवाइड करती है बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, या वीकर ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे एग्रीकल्चर हो गया या स्मॉल सेक्टर्स हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी, तो इसके लिए सिडबी और नाबार्ड, तो डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, ठीक है, आरबीआई क्या ट्राई करता है कि बैंकिंग जो है कंट्री में प्रमोट हो। अब हम देखते हैं डेट मैनेजमेंट ऑफिस क्या है। अभी क्या, अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो जो मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट का, वो कौन मैनेज करता है? आरबीआई, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक में जितनी बोरोइंग्स हैं वो आरबीआई मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की डोमेस्टिक बोरोइंग। लेकिन एक्सटर्नल बोरोइंग का कुछ पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मैनेज करता है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि दो एजेंसीज गवर्नमेंट की बोरोइंग को कर रही है, क्या ये मैनेज। तो डेट मैनेजमेंट ऑफिस ऐसा ऑफिस है, प्रपोज है कि इसमें क्या होगा, एक ही ऑफिस होगा डेट मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक है। वही गवर्नमेंट की इंटरनल बोरिंग भी मैनेज करेगा और एक्सटर्नल बोरिंग मैनेज करेगा। इसके साथ साथ क्या है कि आरबीआई को ना, आरबीआई हैज टू मैनेज इन्फ्लेशन फॉर विच द रेट्स हैव टू बी केप्ट हाई व्हेन द प्राइजेस आर हाई, बट बीइंग अ डेट मैनेजर इट हैज टू बोरो एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आरबीआई अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है वो ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर अब आरबीआई क्या, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी भी कर रहा है अपना कंडक्ट, साथ साथ गवर्नमेंट का डेट मैनेजर भी, यानी कि गवर्नमेंट की उधार भी आरबीआई मैनेज करता है। तो उसके लिए उसको क्या करना होता है कि लो रेट पे इंटरेस्ट पे बाय करना है गवर्नमेंट के लिए। एक तरफ तो वो रेट बढ़ा रहा है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, दूसरी तरफ उसको लो रेट भी चाहिए, क्यों? ताकि वो गवर्नमेंट के लिए सस्ते लोन ले पाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसलिए क्या प्रपोज था कि एक अलग डेट मैनेजमेंट ऑफिस बना दो जो क्या करेगा, गवर्नमेंट का डेट मैनेज कर ले, ठीक है, एक सिंगल एजेंसी बन जाएगी, और जो आरबीआई है वो अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ध्यान लगाए। तो ये था आपका डेट मैनेजमेंट ऑफिस। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, जैसे कि ये पहली है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट इज़ द पोर्शन ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक्स दैट दे शुड कीप इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, करंट अकाउंट बैलेंसेज विद अदर बैंक्स एंड गोल्ड। तो ये याद रखना कि ये ऐसा पोर्शन ऑफ मनी है, जो भी आप बैंक्स की टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स है ना, उनका एक सर्टेन पोर्शन वो आरबीआई डिसाइड करता है कि 25% है, 23%, एक सर्टेन पोर्शन बैंक्स को एक स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, कैश हो गया, या करंट अकाउंट बैलेंसेज विद अदर बैंक्स हो गया, गोल्ड हो गया। तो इन लिक्विड, ये लिक्विड एसेट्स हैं, ठीक है। इन फॉर्म में बैंक को अपने पास रखना होता है। तो ये बात याद रखना, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो में एक सर्टेन पोर्शन, जो भी टाइम और डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन पोर्शन, जैसे मान लो 100 रुपीज़ जमा है तो उसका अगर 23% SLR, तो 23%, 23 रुपीज़ को बैंक्स को इन फॉर्म्स में अपने पास रखना होगा। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और किन किन फॉर्म में बैंक अपने पास रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कैश की फॉर्म में, करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, विद अदर बैंक्स एंड गोल्ड। और ये क्योंकि बैंक को अपने पास रखना है तो इट इज़ गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और ये क्या करता है, अगर बैंक, इट रेगुलेट्स द क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अगर SLR ज़्यादा हो गया, मान लो पहले SLR 20 था, अब 30 हो गया, तो पहले अगर 20 था तो बैंक्स को 100 में से 20 रुपीज़ अपने पास रखने थे, 80 रुपीज़ का लोन दे सकता था बैंक। अब अगर SLR 30 हो गया तो बैंक 30 अपने पास रखेगा, 70 रुपीज़ का लोन देगा, यानी कि क्रेडिट ग्रोथ कम होगी। तो ये क्रेडिट ग्रोथ को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर SLR। अब हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो पोर्शन था जो बैंक को अपने पास रखना था, कैश रिजर्व रेशियो वो पोर्शन है जो बैंक को कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास रखना है। तो पोर्शन ऑफ द बैंक डिपॉजिट दैट अ बैंक शुड कीप विद द आरबीआई इन कैश फॉर्म। और क्योंकि आरबीआई के पास रखना है तो इट इज गवर्न बाय द आरबीआई एक्ट 1934 एंड इट कंट्रोल्स लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब देखिए, अगर ज़्यादा बैंक के पास, आरबीआई के पास पैसा बैंक ज़्यादा रखेगा तो उसके पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए। तो ये जो रेट है आपका, ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और अगर लिक्विड CRR कम हो गया, यानी कि बैंक्स को कम पैसा देना है आरबीआई के पास, तो उनके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो CRR क्या मैनेज करता है? लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, ये कंट्रोल करता है। अब है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये इट इज़ अ विंडो थ्रू विच द कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई at a rate 1% more than the repo rate if the banks do not have securities over and above the SLR requirement for any reason. MSF is open to them. However, there are limits on borrowing through MSF. It is a penal rate because the SLR limit is breached. Only scheduled commercial bank can bid. तो इसमें दो तीन बातें आप याद रखो कि अगर SLR लिमिट जो कि हर एक बैंक्स को अपनी SLR लिमिट मैनेज करनी है, अगर इन केस वो अगर अपनी लिमिट को ब्रीच कर देते हैं, ठीक है, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं है अपने पास कि जो लिमिट को
सस्टेन कर पाएँ, तो वो बैंक्स क्या करते हैं, आरबीआई से बोरो कर सकते हैं मनी अपनी लिमिट को सस्टेन करने के लिए। और वो जो उनको पैसा मिलेगा वो रेपो रेट प्लस 1% पे मिलेगा, क्योंकि उन्होंने लिमिट ब्रीच की है, ठीक है। और इसको ये पीनल रेट है, क्योंकि इन्हें एसएलआर लिमिट को ब्रीच किया है। और कौन ओनली शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन बिड फॉर दिस, ये ध्यान रखना। अगला है बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स लॉन्ग टर्म टू द कमर्शियल बैंक्स। तो पहले क्या है, मतलब कि आरबीआई लॉन्ग टर्म पे ना जो बैंक्स को पैसा देता है वो बैंक रेट बोलता है, जिस रेट पे देगा उसको बैंक रेट बोलेंगे, ठीक है। अर्लियर क्या होता था, बैंक रेट को पॉलिसी रेट मानते थे, पर आजकल रेपो रेट जो है वो है पॉलिसी रेट की तरह काम करता है। बैंक रेट एक्ट्स एज अ पीनल रेट चार्ज ऑन द बैंक्स फॉर द शॉर्टफॉल इन द मीटिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट। और बैंक रेट क्या पीनल रेट की तरह काम करता है, अगर सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं किया तो बैंक्स ने, तो उनको जो पेनल्टी लगती है वो इस रेट से लगती है, ठीक है। नो सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड विदाउट, एंड जो इसमें जो बैंक रेट जो होता है ना, बैंक रेट पे अगर बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, तो इसमें क्या होता है, कोलेटरल या कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब है रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट और अब क्या जो पॉलिसी रेट जो होता है ना वो रेपो रेट को मानते हैं। और इसमें जो अगर इसमें होता क्या कि आरबीआई लैंड्स ऑन द शॉर्ट टर्म बेसिस टू द बैंक्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स। अब राइट साइड में आप देखिए कि जो आरबीआई होता है ना वो बैंक्स को लैंड करता है, तो बैंक्स को आरबीआई लैंड करता है किस रेट पे, रेपो रेट पे, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा, ठीक है, और बैंक्स क्या देंगे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी देंगे आरबीआई को। तो आरबीआई लैंड्स ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस बैंक्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और इस जिस रेट पे देते हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब ये देखना इसमें क्या होता है, क्योंकि आपने देखा बैंक रेट में कोई कोलेटरल जमा करने की जरूरत नहीं थी, पर इसमें क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज हुई है, तो यहाँ पे कोलेटरल डिपॉजिट होता है सिक्योरिटीज की फॉर्म में। अब है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो बैंक्स है ना वो आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करते हैं, यानी कि वो पैसा देते हैं आरबीआई को, और आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है बैंक को। तो रिवर्स रेपो रेट के आरबीआई बोरोस फ्रॉम द मार्केट, इसमें क्या था, आरबीआई बोरो करता है। रेपो रेट में वो रेट होता है जिसपे बैंक्स बोरो कर रहे हैं, रिवर्स रेपो जिसमें आरबीआई बोरो कर रहा है। अब आरबीआई जब बोरो करेगा तो आरबीआई की ऑथेंटिसिटी थोड़ी ज्यादा है बैंक्स की कंपैरेटिवली, ठीक है। तो आरबीआई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करता है कंपैरेटिव टू द रेपो रेट। तो आप हमेशा देखेंगे रेपो रेट थोड़ा ज्यादा मिलेगा, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा कम मिलता है। तो आरबीआई बोरोस फ्रॉम द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज एंड रीपरचेज देम नेक्स्ट डे और आफ्टर फ्यू डेज। तो आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी देता है बैंक्स को, ठीक है, और उनसे पैसा ले लेता है, बोरो कर लेता है। फिर बाद में प्रॉमिस किया जाता है कि ठीक है मैं आपको सिक्योरिटीज अपनी वापस ले लूंगा और आपको पैसा दे दूंगा। इस हिसाब से होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये देखना कि इन्फ्लेशन नोट के मैंने लिखा है कि इन्फ्लेशन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग बोथ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर जब जब दोनों चीजें बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन कम होता है। कैसे होएगा बताता हूं आपको। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो रेपो रेट बढ़ रहा है तो बैंक्स को क्या मिलेगा, महंगा लोन मिलेगा। बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा तो लोग भी, बैंक्स लोगों को भी महंगा लोन देगा। अब ज़्यादा महंगा लोन मिलेगा लोगों को, कस्टमर्स को, तो वो कम लोन लेंगे और कम डिमांड करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इससे क्या होगा, डिमांड कम होगी तो रेट क्या होगा, चीज़ों का कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन कम हो गया। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रही है गवर्नमेंट आरबीआई, ठीक है, तो अगर जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो यानी कि बैंक्स को क्या हो रहा है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अगर वो पैसा अपने आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं। तो बैंक्स क्या प्रेफर करता है, उनका पैसा सेफ है तो काफी पैसा वो अपना आरबीआई के पास जमा करता है, क्योंकि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो फिर क्या होता है, लोगों के पास पैसा कम जाता है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बैंक अपना पैसा कहाँ जमा कर रहा है, आरबीआई के पास। तो इससे फिर क्या हुआ, इकोनॉमी में फिर पैसा कम आया और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। अब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है कि बैंक के पास डे टू डे में अगर लिक्विडिटी मिसमैच होता है कि पैसा ज्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, ऊपर पैसा कम बचा है, तो इस केस में क्या करता है, बैंक आरबीआई से रेपो रेट के ऊपर कुछ पैसा ले सकता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है 25 करोड़ रुपीज। ऑल क्लाइंट्स ऑफ आरबीआई आर एलिजिबल टू बिड, इसमें सारे क्लाइंट्स एलिजिबल है। अब है लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप क्या है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है कि आरबीआई पैसा इंजेक्ट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो आरबीआई ने क्या किया, रेट इंटरेस्ट रेट काफी कम कर दिए, तो आरबीआई बैंक ने आरबीआई से पैसा भी ले लिया, ठीक है। आरबीआई बैंक्स ने क्या किया, लोगों को पैसा दिया ये सोच के कि वो लोगों में इकोनॉमी में स्पेंड करेंगे पैसा को और क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस पैसे को अपने पास ही रख लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पेंड ही नहीं करते। तो ये होता है लिक्विडिटी ट्रैप। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है, आरबीआई इंजेक्शन ऑफ कैश। तो कैश इंजेक्शन जो हुआ फेल्स टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों, एज पीपल कीप मनी विद देम इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। जैसे उनको लगता है कि वॉर होने वाला है या सिचुएशन और खराब होने वाली है, तो इन्वेस्ट करते ही नहीं, वो पैसा अपने पास कैश की फॉर्म में रखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। तो इसमें क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगी, क्योंकि आरबीआई को लगा कि मैं अगर कैश इन्फ्यूज करूंगी इकोनॉमी में, आरबीआई कैश इन्फ्यूज करेगी इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि लोग अपने पास ही पैसा रखते हैं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप।
तो इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट नो इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड ही नहीं होती चीज़ों की, इन्फ्लेशन नहीं होता है, ठीक है। वेरी लो इंटरेस्ट रेट, आरबीआई काफ़ी लो करता है इंटरेस्ट रेट को। हाई सेविंग एंड लो इन्वेस्टमेंट, लोग अपने पास ही पैसा रखते हैं और इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। ये 4-5 पॉइंट आप याद रखना बस इसमें, कि लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव जाती है, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ लो होती है, ठीक है, इन्फ्लेशन लो होता है, इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम होते हैं, लोग सेविंग ज़्यादा करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। अब है क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है, ये एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स है, ठीक है, या और फाइनेंशियल स्टेट्स है, असेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है वो बाय कर लेता है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट से क्या हुआ, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज आरबीआई ने बाय कर लिए, तो क्या हुआ, अब आरबीआई पैसा इंजेक्ट कर रहा है मार्केट में, ठीक है। तो इसका एम क्या होता है कि स्टिमुलेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो गवर्नमेंट जब भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करता है, ठीक है, जब इसको बाय किया काफ़ी क्वांटिटी में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है मार्केट में, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, सेंट्रल बैंक बाइज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल असेट्स टू इंजेक्ट मनी इनटू द इकोनॉमी टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बस आपको ये याद रखना है, क्वांटिटेटिव ईजिंग जब भी होगी ना, एक तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी टाइप हो गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग टूल यूज करती है सेंट्रल बैंक। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये याद रखना कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन है। ये क्या है, अपेक्स बॉडी है कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर उनके डेवलपमेंट के लिए एक अपेक्स बॉडी बनाई गई है, और इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इसके 3-4 फंक्शन है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे कंट्री में, फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट, तो इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, इनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं। तो इसके लिए एक अपेक्स बॉडी बनाई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी एक्चुअली ये, तो इसलिए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके जो चेयरमैन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर। अब एक नोट की फॉर्म में मैंने लिखा है आइडियली, देखो जितने भी हमने टर्म्स पढ़ी, जो पहले बड़े रेपो ऑप्शंस हो गए, रेपो, रिवर्स रेपो, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो भी थे ना ये पहले, तो ये जितनी भी चीज़ें थी, ये सारी क्या थी, मतलब कि लिक्विडिटी को मैनेज कर रही है। तो हमें किस केस में क्या ऑप्शन यूज करना चाहिए, तो आइडियली मैं आपको बताता हूँ। आइडियली शॉर्ट टर्म में तो लिक्विडिटी शुड बी एड्रेस थ्रू रेपो ऑप्शन, तो रेपो रेट बढ़ाओ या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओ शॉर्ट टर्म में, ठीक है। अगर मीडियम टर्म में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कौन सा टूल है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में थ्रू सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो के थ्रू। और जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है, जो मैंने बताया, इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करती है मार्केट से, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करता है मार्केट से, और लिक्विडिटी पैसा इन्फ्यूज करता है मार्केट के अंदर। तो ये बिल्कुल लास्ट में यूज होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम कब यूज होता है, कि जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है ना मार्केट में पैसे की, ठीक है, तो उसको सक करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम लेके आया है, ठीक है। तो टूल टू सक आउट एक्सेस लिक्विडिटी यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। फैसिलिटी टू कंट्रोल लिक्विडिटी टू एक्सेस फॉरेक्स फ्लो इनटू द कंट्री। होता क्या है, जब भी फॉरेक्स आता है कंट्री में, फॉरेन रिजर्व्स आते हैं या फॉरेन से करेंसी कोई आती है, पैसा आता है, तो इससे मान लो जितना डॉलर आया ना इकोनॉमी में, उतना ही हम रुपये हमें प्रिंट करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है डॉलर या बाहर से, तो हमें उतना ज़्यादा रुपये प्रिंट करना पड़ता है। तो इकोनॉमी में क्या होगा, पैसा ज़्यादा हो गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि रुपये ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, आरबीआई ने ये स्कीम निकाली थी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इस चीज़ को स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये आरबीआई का रोल है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टरलाइजेशन। तो उसके स्टरलाइजेशन के अंदर की स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई ने क्या इशू कर दिया, मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, उस स्कीम के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जो एक्सेस लिक्विडिटी थी, लोगों ने बॉन्ड खरीद लिए, और पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया, ठीक है। अब वो पैसा क्या होता है, एक अलग सेपरेट फंड में होता है, हालांकि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं वो, लेकिन वो गवर्नमेंट यूज नहीं करती उस पैसे को, वो एक सेपरेट एमएसएस फंड के नाम से एक सेपरेट फंड है, उसी में वो पैसा रहता है। तो अब देखते हैं इसको, आरबीआई इशूज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी। तो सिक्योरिटीज मार्केट में गई और पैसा आ गया मार्केट से, तो लिक्विडिटी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। द इंटरेस्ट इज पेड बाय द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और जो भी इस पे इंटरेस्ट देना है सिक्योरिटीज पे, लोगों ने जो इंटरेस्ट, जो भी पब्लिक ये इंस्टीट्यूशन ने वो खरीदी है आपकी सिक्योरिटीज, बैंक्स ने, उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। इसलिए इसको बोलते हैं फिस्कल कम मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और आरबीआई भी इन्वॉल्व है। तो इसको ये याद रखना आपकी, ये फिस्कल कम मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें ये बात क्या है कि जो एमएसएस है ना, मार्केट स्टेबलाइज स्कीम, द मनी इज रेज्ड अंडर एमएसएस इज कैप्ट इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एमएसएस अकाउंट, ये बताया था मैंने आपको, एंड नॉट यूटिलाइज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज नहीं करती। देयर इज मार्जिनल इंपैक्ट ऑन द रेवेन्यू
एंड फिजिकल डेफिसिट टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द सिक्योरिटीज। अब अगर वो गवर्नमेंट सारा पैसा यूज कर लेती तो फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पे काफी फर्क पड़ जाता, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी बोरो कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट वो पैसा यूज नहीं कर रही है, बस हाँ कुछ पैसा जो इंटरेस्ट की फॉर्म में जा रहा है वो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। तो इस पे ये याद रखना कि स्टेटमेंट अगर ऐसे आ जाए कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम से काफी इंपैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट पे और फिजिकल डेफिसिट पे, तो वो स्टेटमेंट एग्जाम में गलत हो जाएगी, क्योंकि काफी कम मार्जिनल इंपैक्ट ही पड़ता है, क्योंकि ओनली गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि सारा पैसा तो गवर्नमेंट यूज नहीं कर रही है उसका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूं आपको बेस रेट क्या होता है। तो बेस रेट वो रेट है मिनिमम, कि इससे कम तो क्या होता है बैंक किसी कस्टमर को लोन दे ही नहीं सकता, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, किन केस में बैंक दे सकता है। तो बेस रेट क्या है? मिनिमम रेट बिलो विच द बैंक्स कैन नॉट लैंड, ईच बैंक हैज टू फिक्स इट्स ओन बेस रेट, द एक्सेप्शन टू दिस आर द लोन्स टू डिफरेंट इंटरेस्ट रेट स्कीम। तो मैंने बताया आपको ये मिनिमम रेट है, इससे बैंक लोन नहीं देगा किसी को भी, लेकिन कुछ केसेस में दे सकते हैं, वो है जैसे डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम होगी उसके अंदर दे सकते हैं, लोन्स टू द बैंक्स ओन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं, और लोन्स टू बैंक्स डिपॉजिटर्स अगेंस्ट देयर ओन डिपॉजिट। अगर आपने कोई एफडी कर रखी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर लोन लेते हैं तो उसमें भी बैंक रेट से नीचे इनको लोन मिल जाता है। अब बैंक रेट को रिप्लेस कर दिया एमसीएलआर में, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। ये भी वो क्या, इट इज अ मिनिमम लैंडिंग रेट बिलो विच अ बैंक इज नॉट परमिटेड टू लैंड एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस एज अलाउड बाय द आरबीआई। तो आरबीआई ने कुछ केसेस अलाउड करके उनको छोड़ के, इसमें भी क्या होता है सेम है बेस रेट की तरह ही, कि इसके नीचे भी क्या एक पर्टिकुलर रेट है, उसके नीचे बैंक किसी को लोन नहीं दे सकता, ठीक है। इट हैज रिप्लेस द बेस रेट सिस्टम, तो इसी ने बेस रेट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको पहले बताया था कि मनी सप्लाई को जो भी चेंजेस होते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू होता है, कि कंट्री में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कम करना है, इन्फ्लेशन को टारगेटिंग करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन कंडक्ट करता है? सेंट्रल बैंक। द यूज बाय द सेंट्रल बैंक आरबीआई ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई टू अचीव सर्टेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। और इस मनी सप्लाई को चेंज करने, इंक्रीज या डिक्रीज करने से कुछ गोल अचीव करने होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, ठीक है, और एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन हो गया, और बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका है मॉनेटरी पॉलिसी। अब किस किस तरीके से आरबीआई कर सकता है? तो पहले ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज या तो सेल करेगा या परचेज करेगा। तो इससे ये क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स है। पहला ओपन मार्केट ऑपरेशंस, आरबीआई परचेजेस और सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द बैंक्स। अगर मान लीजिए आरबीआई ने परचेज कर ली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ठीक है, तो बैंक्स को क्या कर दिया, पैसा दे दिया, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और आरबीआई ने अगर सेल की है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो बैंक ने खरीदी है, तो बैंक ने आरबीआई को पैसा दिया है, तो उससे क्या हुआ, लिक्विडिटी कम होगी, यानी मनी सप्लाई कम होगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का। और देखते हैं बैंक रेट पॉलिसी। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको बढ़ाने से भी क्या होता है, मनी सप्लाई वेरी करती है। तो ये क्या है, ये बैंक रेट पॉलिसी में आते हैं आपके रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। मान लीजिए अगर आपने रेपो रेट बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, वही मैंने को बताया कि लोन महंगा मिलेगा बैंक्स को। अब बैंक्स को लोन महंगा मिलेगा तो लोग भी कम लोन लेंगे, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये सारे टूल किसके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। उसके बाद है वेरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, भाई कैश रिजर्व रेशो। बैंक ने अगर आरबीआई का ज़्यादा पैसा रखना पड़ गया, ठीक है, तो लोन कम देगा, मतलब उनके पास कम पैसा बचेगा लोन देने के लिए, फिर मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही एसएलआर बढ़ गया तो भी बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, फिर वो लोन कम देगा। तो ये सारे टूल किसके हैं, आपके मॉनेटरी पॉलिसी के। स्टरलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, अगर बाहर से पैसा आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करते हैं कि एमएसएस लेके आए थे, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो उससे क्या लिक्विडिटी को सक कर लिया, तो मनी सप्लाई फिर चेंज होगी। तो देखते हैं स्टरलाइजेशन क्या है। स्टरलाइजेशन क्या है, एक्शंस टेकन टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑन द मनी सप्लाई कॉज्ड बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और डेफिसिट। एक्सटर्नल शॉक्स के कारण, या तो डेफिसिट हो गई है, ठीक है, पैसा कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गया, तो उसको बढ़ाएगा, ऑगमेंट करेगा, ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल शॉक्स। तो एक्सटर्नल शॉक्स के अगेंस्ट जो करता है मनी सप्लाई को चेंज, वो होता है स्टरलाइजेशन। इसके लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इशू किए थे, ठीक है। तो जो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो उससे काफ़ी काम नहीं चला, तो अलग से मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड निकाले, जो हमने पढ़ा था मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर। नॉर्मली अवेलेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट एनफ फॉर द आरबीआई टू ह्यूज रुपी सप्लाई, तो इसीलिए आए थे आपके मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड। अब देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ दी क्वांटिटेटिव मेथड्स थे जो कि आपके मॉनेटरी पॉलिसी थे। अब देखें कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स भी हैं, कि उसमें क्या, पहले क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट आरबीआई डेजिग्नेट कर रखा है कि बैंक्स को अपना जो भी लोन देंगे ना, उसका सर्टेन पोर्शन कुछ ही सेक्टर्स को देना है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, ठीक है, वीकर सेक्शंस हो गए। तो इससे क्या होता है, लोन को आरबीआई ने गाइड किया कि हाँ इन्हीं सेक्टर्स को दोगे। तो ये क्वालिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव हम कर चुके हैं।
अब उसके बाद रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, आरबीआई क्या करता है, लिमिट लगाता है, हाँ भी सेक्टर को इससे ज़्यादा लोन नहीं देना, ये है रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट। मोरल सुएशन, तो आरबीआई क्या करता है, प्रेशर डालता है बैंक्स के ऊपर, ठीक है, आप ऐसी जो पॉलिसी में जैसे फिनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ऐसी पॉलिसीज जो आरबीआई कहता है कि हाँ भी ये लोगों को फायदा करेगी, उसको आप भी फॉलो करें, बैंक्स को कहता है, तो ये होता है मोरल प्रेशर। इसके लिए आरबीआई क्लोज डोर मीटिंग्स करता है बैंक्स के डायरेक्टर के साथ, ठीक है, अपनी इंस्पेक्शन की सीवियरिटी बढ़ा देता है कि कौन सा बैंक फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और अपील करता है उनकी कम्युनिटी स्पिरिट के लिए कि आप देखो, बैंक्स को भी कहता है कि आप कम्युनिटी का फायदा करो, ऐसा कुछ काम करो। तो जनरली बैंक्स की बात, आरबीआई की बात बैंक्स मान लेते हैं, क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई हमने पहले ही पढ़ा था लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है, ठीक है, बैंक रन वाली स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो आरबीआई की बात जनरली बैंक्स मानते ही हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया था, आरबीआई अपने डिफरेंट रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, एसएलआर, सीआरआर, इनके थ्रू यानी मॉनेटरी पॉलिसी टूल के थ्रू क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को क्रेडिट के थ्रू, ठीक है, जॉब क्रिएशन, सोशल जस्टिस कैसे, डिफरेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स को आरबीआई गाइड करता है बैंक्स को कि आप डिफरेंट सेक्टर्स को लोन दीजिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, तो इससे क्या होता है, सोशल जस्टिस भी प्रमोट होता है इकोनॉमी के अंदर। अब बताता हूँ आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो ये हमने पहले पढ़ा था एफएसडीसी, ठीक है, और अब ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आप देखिए ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर आरबीआई एक्ट, और कब से, 2016 से है। इसका काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, ठीक है, और टोटल 6 मेंबर होते हैं। एक होते हैं आरबीआई गवर्नर, वो आपके चेयरमैन होते हैं, फिर जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं मॉनेटरी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, वो भी इसके मेंबर होते हैं। सो डेप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी, और 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, एक पर्सन को नॉमिनेट करता है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, और जो 3 पर्सन होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, और वो भी कौन अपॉइंटमेंट करेगा, गवर्नमेंट में कमेटी होती है गवर्नमेंट में, ठीक है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, तो वो अपॉइंट करती है 3 मेंबर्स को। तो 6 मेंबर कौन कौन होंगे, आरबीआई गवर्नर चेयरमैन होते हैं, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट थ्रू अ कमेटी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें जो गवर्नमेंट्स के जो मेंबर होते हैं उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, नो रीअपॉइंटमेंट फॉर द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और मीटिंग कोरम यानी कि मिनिमम इतने लोग होने चाहिए, कोरम का मतलब होता है अगर इतने लोग नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी, तो इसमें कम से कम 4 लोग होना जरूरी है इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। और लीगली 4 मीटिंग, कम से कम 4 मीटिंग तो होनी चाहिए हर साल में। वैसे जनरली हर 2 महीने में लोग मिलते हैं कि आने वाले जो 2 महीने हैं, ठीक है, या उनका क्या फोरकास्ट होना चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी का। तो दे मीट फॉर एवरी 2 मंथ टू डिसाइड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट्स, तो ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने बाद मिलते रहते हैं, मीटिंग होती है इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। पॉलिसी रेट या रेपो रेट जो होता है, मैंने पहले बताया था, अब जो रेपो रेट है वही पॉलिसी रेट के डिसाइड होता है, ठीक है, तो रेपो रेट ही पॉलिसी रेट है। वो डिसाइड कैसे होता है, मेजोरिटी वोट से होता है। इसमें जो 6 मेंबर है तो मेजोरिटी वोट से डिसाइड होता है क्या रेपो रेट होना चाहिए। और अगर टाई हो जाता है, 3-3 हो जाता है, तो आरबीआई का जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट की तरह काम करता है, ठीक है, फिर जो आरबीआई का वोट होगा वही माना जाएगा। आरबीआई गवर्नर एज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी कि आरबीआई गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, ठीक है, और रेपो रेट है मेजोरिटी से डिसाइड होएगा, ठीक है। और क्या था इसमें कि 4 मेंबर होना चाहिए कोरम का, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, आप बताएं आपको। उसके बाद है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो भी होते हैं ना, वो डिसाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द आरबीआई गवर्नर। ये बात आप याद रखना कि जो इन्फ्लेशन टारगेट है ये कौन डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है आफ्टर कंसल्टिंग विद द आरबीआई गवर्नर, ठीक है। और अभी का टारगेट मानो आप ये जो है वो है 4% है, इसमें +-2 कर रखा है कि 4% है तो 2%, तो अगर माइनस कम हो जाता है इन्फ्लेशन तो -2% हो गया, और 4 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो 6% हो गया। तो रेंज कहाँ से आ गई, 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए 31 मार्च, ठीक है, 2021 तक। तो ये हमारा टारगेट, गवर्नमेंट का टारगेट है इन्फ्लेशन का, 4% है, +-2% कर रखा है इसको। तो रेंज कहाँ से आ गई, 2 से 6%, ठीक है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको कम टाइम में ना ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स दे पाऊं, ठीक है। पढ़ाने को तो मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, आरबीआई में और डिटेल में हो सकता है, लेकिन मैं पहले कोशिश यही कर रहा हूं कि मेन चीज़ें आपको कम टाइम में बता पाऊं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।